सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो क्या हाल चाल, कैसी चल रही है आप सभी लोग की प्रिपरेशन? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग फिजिक्स की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज को कवर अप कर रहे हैं क्लास 12 के लिए, और हम लोगों ने चैप्टर 1 के 2 पार्ट इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ये लास्ट पार्ट रहने वाला है और हमारा पूरा का पूरा चैप्टर 1 डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा। सो वीडियो को एंड तक के देखें, बहुत प्यारे और मजेदार वे में हम लोग पूरे के पूरे टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। और हाँ जी, काफी सारे लोग का डाउट आ रहा था कौन सी एनसीईआरटी से कर रहे हो भैया, तो न्यू एनसीईआरटी जो आप लोग के लिए आई है ना, देख लो भाई, ये है नई एनसीईआरटी। इसी की पीडीएफ यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये न्यू एनसीईआरटी, इसी को हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं बिकॉज एग्जाम में आपको न्यू एनसीईआरटी के ऊपर ही चीज़ें आने वाली है। और जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं बोर्ड्स 2023 2024 के ही पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना इस चीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के इस पोर्शन को। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, हाँ भाई, जो मेरे बारे में नहीं जानता, मेरा नाम जकी है। मैं आप लोग को अनअकैडमी में फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता हूँ। मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ जहाँ पे मेरे खुद के चैनल में 3 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, और साथ ही साथ मैंने अभी तक के 2 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट को टीच कर चुका हूँ। तो भैया पे भरोसा रख सकते हो, जेन्युइन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड करूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोग के लिए ऐसा प्यारा कंटेंट कवर कराने वाला हूँ। साथ में अगर आप मेरे साथ लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हो, नहीं यार भैया के साथ तो हम तो लाइव ही पढ़ेंगे, तो आप लोग मेरे साथ अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज अनअकैडमी ज्वाइन करने में आप लोग को बेनिफिट जो मिलने वाले वो ये है कि आप लोग को पहली चीज़ तो डेली लाइव सेशंस मिलने वाले, दूसरी चीज़ टेस्ट और क्विजेस आप लोग के लिए अवेलेबल होने वाले, स्ट्रक्चरल वे में आप लोग अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो पूरे साल भर का, और साथ ही साथ अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। सभी एजुकेटर की क्लासेस एक्सेस कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। तो अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आप लोग आकर मेरे साथ क्लास 12 की प्रिपरेशन कर पाओगे अनअकैडमी ऐप में, और वहां पे आप लोग को मेरे अलावा सारे सब्जेक्ट के एजुकेटर्स भी आप लोग को अवेल हो जाएंगे। तो अनअकैडमी को जरूर फॉलोअप करें, और मुझे भी फॉलोअप करें। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल मिल गई होगी, वहां से जाके अनअकैडमी में अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप लोग मेरा कोड यूज़ कर सकते हो ZAKI, जिसके थ्रू स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ जी, अगर आप लोग मान लो मेरी ढेर सारी फ्री क्लासेस भी अनअकैडमी में होती रहती, तो इन्विटेशन कोड मांगे तब भी भैया का कोड यूज़ कर लेना, ZAKI, स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा और आप लोग की क्लासेस अनलॉक हो जाएगी। ठीक है भाई, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जैसे मैंने आप लोग को कहा कि मेरी स्पेशल क्लास आने वाली है, हाँ जी, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे 25 जून को मैं आप लोग के लिए सेशन लेने वाला हूं। जो आज हम लोग पोर्शन करने वाले हैं उसके सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चंस, उसके अंदर के जितने भी रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन सबको निपटाने वाले। क्लियर है भाई? कितने बजे? रात के 10 बजे हमारा ये सेशन रहने वाला है। क्लियर है भाई? यहाँ पे गलत लिखा हो, 23 है आप लोग का, ठीक है, सॉरी 25 है। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि भैया यार हम तो ना ये लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाए बिकॉज हम तो बाद में वीडियो देख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसी से जाकर आप लोग सेशन को देख सकते हो। मतलब क्या कि वो जो लाइव सेशन है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बाद में अवेल हो जाए। तो अगर आप लोग बाद में देखना चाहते हो तो भाई हाँ, ये सारे के सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन इनके बीच के पोर्शन कवर अप करवाने वाला हूँ। तो सेशन देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, कोई पे वे नहीं लगेगा। क्लियर दोस्त? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप जानते हो पार्ट 1 फिजिक्स हम लोग कवर अप कर रहे थे, हमारा चैप्टर 1 चल रहा था, और चैप्टर 1 में हम लोगों ने कहाँ तक के टॉपिक को कवर अप कर चुके थे। तो इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है, इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है, कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है ये भी देख चुके हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने जान चुके। चलो मुझे कमेंट बॉक्स बताओ कितने टाइप की बेसिक प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की। इसके अलावा कुलॉम्स का लॉ देख चुके। कुलॉम्स का लॉ याद है आप लोग को, दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसके बारे में बताता था। फिर हम लोगों ने मल्टीपल चार्जेस के बारे में सुपरपोजिशन के थ्रू समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझ लिए, फ्लक्स को समझे, डायपोल को समझे, और हाँ डायपोल है ना यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड को भी समझे। अब ये जो आखिरी के 3 टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, चाहे आप बोर्ड्स एग्जाम दे रहे हो वहाँ पे ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनने वाले, चाहे डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या चाहे ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करें। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं चैप्टर 1 को हम लोग कवर अप कर रहे हैं, और हमारा जो आज से पोर्शन हमें पढ़ना है, देखो फ्लक्स तक के हम लोगों का हो चुका था, डायपोल भी हो चुका था, एक्सियल इक्वेटोरियल भी करा दिया था मैंने उस दिन, यूनिफॉर्म वाला भी हो चुका था। चलो भाई, तो अब अगला टॉपिक है आप लोग का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आखिर ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो भाई, यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत कॉम्प्लेक्स सा कर दिया गया ये पूरा का पूरा स्पेसिफिक पैराग्राफ, अगर आप पढ़ना चाहो तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। वी हैव सो फार डेल्ट विद द चार्ज कॉन्फिगरेशन इन्वॉल्विंग द डिस्क्रीट चार्ज Q1 Q2 से लेकर Qn तक के। वन रीजन वाई वी रिस्ट्रिक्ट टू डिस्क्रीट चार्जेस इज दैट mathematical treatment is simpler and do not involve in the calculus. For many purpose, however, it is impractical to work in term of the discrete charges. We need to work with the continuous charge distribution. For example,
example, on the surface of the charge conductor, it is impractical to specify the charge distribution in the term of the location and the microscopic charge constituent. It is more feasible to consider an area element ds on the surface of the conductor, which is very small on the macroscopic scale but big enough to include very large number of electrons. Thus specify the charge del q ऑन दैट एलिमेंट वी नीड टू डिफाइंड। अच्छा तो ये पैराग्राफ क्या समझाना चाहिए? अब देखो यार, बड़ा कंफ्यूज कर रहा है पैराग्राफ। मैं आप लोग को सिंपल वे में समझाता हूँ। आप लोगों ने अभी तक के समझे कि यार जो चार्जेस हैं वो आप लोग को या तो पॉइंट फॉर्म के देखने को मिल रहे हैं या दो चार्जेस इस तरीके से देखने को मिल रहे थे, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। याद है आपको कि मान लो एक चार्ज है, ये अपनी इस तरीके से फील्ड बना रहा है। अब क्या चार्जेस सिर्फ हमेशा पॉइंट में ही रहेंगे, दो चार्ज ही रहेंगे, या एक चार्ज ही पड़ा रहेगा? बताओ। ऐसा नहीं है। मान लो मैंने क्या करा, एक बॉटल लेकर आया, उसके अंदर मैंने ढेर सारे चार्जेस को लेकर आ गया। जैसे चाय बिस्किट खाते होंगे आप लोग डुबा के, तो जो चाय है वो एक्चुअल में चार्जेस है, ठीक है, और जो बिस्किट है एक्चुअल में सरफेस है। तो आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफिकली चाय में बिस्किट को डुबा रहे हो। तो होता क्या है, जो चाय है फुल्ली लिंक्ड हो जाती है किससे? मैं कह सकता हूँ बिस्किट के हर एक सरफेस पे, हर एक एरिया पे जाके वो लिंक हो जाती है सेम टू सेम। मैंने क्या करा, एक बॉडी लिया और एक चार्जेस की बॉटल लिया। मैंने चार्जेस की बॉटल में इस स्पेसिफिक हमारी बॉडी को डुबाया, तो होगा क्या, पूरे चार्जेस इसके सरफेस पे आ जाएंगे। तो यही फिनोमेना समझाता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी सरफेस लो और उसके ऊपर हर एक तरफ, मतलब कोई जगह छोड़ना ही नहीं है, हर तरफ आप लोग को चार्जेस को कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओवर इट्स सरफेस। समझ में आया दोस्तों? जैसे ब्रेड जैम खाते होंगे आप लोग, तो ब्रेड जैम में आप लोगों ने देखे होंगे कि जैसे आपने ब्रेड लिया और आप जैम को क्या करते हो, ब्रेड के हर एक कोने कोने तक लगा दे रहे हो, तो वहां पे क्या हो रहा है, जैम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो सेम टू सेम एक सरफेस लिए, उसमें चार्जेस को हर तरफ मैंने लगा दिया, हर एक कोने पे, तो वो क्या हो गया, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दो नाम होते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, एक और होता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा कंटिन्यूस चार्ज डेंसिटी। तो याद रखना, कंटिन्यूस चार्ज डेंसिटी आप लोग को अलग अलग फॉर्म में देखने को मिल सकती है। मैंने पहले कहा आप लोग को कि चार्जेस आप लोग को या तो पॉइंट फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं, या तो कोई एक वायर ले लो और वायर के ऊपर आप लोगों ने कंटिन्यूसली चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ओवर इट्स लेंथ। तो वो क्या बन गया आप लोग का, वो बन गया आप लोग का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर दोस्तों? तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि किसी भी लीनियर वायर के ऊपर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है वो उसकी टोटल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वही कहलाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं लैम्डा विच इज इक्वल टू क्यू बाय एल। अभी क्यू क्या है, मान लो एक लंबा सा वायर है, इसमें आपने सारे के सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इसके सरफेस पे। अब देखो ये चार्जेस हैं, लेकिन इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, एल। तो इस तरीके से आप लोग को समझना है। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, कोई भी सरफेस ले रहे हो, उसमें चार्जेस को इक्वली उसके हर तरफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको निकल के आने वाला है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से आप लोग को देखने को मिलता है, जैसे एनसीईआरटी आपको कह रहा है। पहला इसने सरफेस कह दिया, तो मैंने आपको पहला क्या समझा दिया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझा दिया, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, अप्लाई द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन and the volume charge distribution, the linear charge density lambda of wire is defined by lambda which is equal to del q by del l। तो बेसिकली इसने ये कहा कि जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है उस वायर पे, वो उसकी टोटल लेंथ पे कवर अप है। क्लियर दोस्त? मतलब जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा फिनोमेना कहलाता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। क्लियर दोस्तों? तो इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे कोई चीज़ लिखी हुई है कि वेयर डेल एल इज द स्मॉल एलिमेंटल लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा ओके 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 फलाना ढिमका, ठीक है। तो याद रखना, लैम्डा की जो डेंसिटी है, सॉरी यूनिट होती है, वो होती है कूलॉम मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने क्या कहा कि भैया आपने एक लीनियर सा वायर लिए थे, उसमें सारे तरफ में आपने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। क्या सिर्फ वायर में चार्जेस आ सकते हैं? ऐसा नहीं, किसी सरफेस पे भी आ सकते हैं। मान लो ये एक किस्म का सरफेस है, मैंने क्या करा, इसके ऊपर पूरे चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस तरीके से आप लोग का एक सरफेस है और मैंने इसके हर कोने कोने पे चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरीके, ठीक है ना भाई। अब देखो इस एरिया, मतलब इसका एरिया ए है और उसमें जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चार्ज क्यू है। अब मैंने कहा कि भैया इस सरफेस में किस तरीके से कंटिन्यूसली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स
एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कहलाएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक और फिनोमेना जिसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर दोस्त? तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे भाई? तो उसको करते हैं सिग्मा से। तो होता क्या है? सिग्मा विच इज इक्वल टू, एक सेकंड, सिग्मा विच इज इक्वल टू क्यू बाय ए। क्लियर है भाई लोग? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग नीचे देख पा रहे हो, अरे भाई कहाँ है? ये रहा। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये लिखा हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा at the area element by this. Clear by we can understand the different point on the conductor and ये बहुत सारी चीज़ें वही समझा रहा जो मैंने समझाया, टेंशन नहीं लेना। क्लियर दोस्तों? तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगी ये वाले पोर्शन ना थोड़ा समझने के लिए, इसलिए मैंने बेसिक वे में समझा दिया, क्योंकि इसमें जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या, कितने टाइप के होते हैं। तो पहला तो देख लिया हम लोगों ने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं दूसरा हमारा क्या था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप बोलोगे भैया लीनियर वायर की बात कर लिए, एक सरफेस की बात कर लिए, अरे ऐसा भी तो बॉडी होता है ना जिसके पास वॉल्यूम हो। तो वॉल्यूम के लिए क्या होगा? मान लो एक क्यूब लिया आप लोगों ने इस तरीके से, और इसके अंदर ढेर सारे चार्जेस को आप लोगों ने इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया। अब क्या होगा भाई? बेसिक सी बात है, इस क्यूब के अंदर जो चार्जेस है वो क्यू है, और कैसे है? उसके टोटल वॉल्यूम के अंदर ऑक्यूपाइड है। तो मैं कह सकता हूँ ऐसे टाइप का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है वो ओवर इट्स वॉल्यूम में, समझ में आया? तो उसे कहा जाता है रो विच इज इक्वल टू क्यू बाय वी। अब रो क्या होता है? रो रो कर भैया मैं तो अपना दिल तोड़ चुका हूँ, क्योंकि जब से वो गई है तब से मैं रो ही रहा हूँ। अरे क्या बात है, तो समझ में आया? तो ये याद रखिएगा, रो मतलब होता है यहाँ पे आप लोग का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर दोस्त? या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंफ्यूज नहीं होना। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। तो रो के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलॉम पर मीटर क्यूब, और हमारे जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी इसकी होती है कूलॉम पर मीटर। डेंसिटी की कितनी होती है? वो होती है कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर दोस्त? क्योंकि एरिया है ना नीचे। अब आप बोलोगे भैया डीएस क्या? अरे डीएस इनने एरिया का नाम दे दिया, हम लोग एरिया को बार बार ए बोल रहे थे और कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे ये देखो डीएल लेंथ ले लिया इसने, यहाँ पे डीएस ले लिया, यहाँ पे डीवी ले लिया। तो डीएस बेसिकली वो एरिया था। क्लियर दोस्त? जो सिग्मा विच इज इक्वल टू क्यू बाय ए लिखा था मैंने, तो यहाँ पे क्यू की जगह अरे भाई 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 एरिया की जगह में यहाँ पे इसने डीएस ले लिया। क्लियर दोस्त? तो कंफ्यूज नहीं होना, समझ में आया? तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो चुका। अब आप बोलोगे भैया इसका यूज कहाँ आता है? याद रखना, ये जो स्पेसिफिक 3 फिनोमेना हमने समझे अभी, ये 3 टाइप जो समझे अभी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, यही आगे यूज होने वाले हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशंस को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि हम लोग डिफरेंट टाइप के यहाँ पे बॉडी को लेने वाले हैं, भले किसी का लीनियर स्ट्रक्चर हो, किसी का ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसके पास सरफेस हो, किसी के पास से वॉल्यूम हो, तो उसके अंदर कैसे हम टोटल चार्जेस को निकाल सकते हैं। बेसिक सी बात है, हम अभी तक के चार्जेस को कैसे निकाल रहे थे? आपको पता होगा कि चार्जेस को निकालने के लिए आप लोग क्या कर रहे थे? बताओ, प्रॉपर्टी वाला फिनोमेना। चलो भाई, तो अगर आपसे मैं कहता हूँ कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ एक ऐसे सरफेस में जिसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स लेंथ, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे ई विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर का स्क्वायर कर देते भैया, निकल जाएगा। थोड़ा सोचो, क्या यहाँ पे वो सिंगल चार्ज है? नहीं ना, एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर हर तरफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप लोग क्या करोगे जब चार्जेस निकालना रहे? मान लो एक ऐसी बॉडी के लिए जिसके पास एक एरिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिग्मा विच इज इक्वल टू क्यू बाय ए, और ए को उधर भेज देंगे तो क्यू विच इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो यहाँ से आपकी क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। तो बेसिकली चाहे आप सरफेस के लिए निकाल रहे हो उसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम के लिए निकाल रहे हो उसके अंदर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, या वायर के लिए निकाल रहे हो जिसकी लेंथ पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कितने प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, किस लेंथ में प्रेजेंट है, किस एरिया में, वॉल्यूम में, तो वो इसकी मदद से निकाला जाता है। क्लियर दोस्त? तो ये पूरे पैराग्राफ में आप लोग को वही चीज़ें लिखी हुई है, अगर आप चाहो तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ सकते हैंगे। ओके, तो देखो भाई, जो मैंने अभी समझाया इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फिनोमेना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर दोस्त? कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वॉल्यूम वाले के लिए, तो आप लोग यहाँ क्या कर सकते हो? क्यू की जगह पे याद करना रो विच इज इक्वल टू क्यू बाय वी होता है, तो वी विच इज इक्वल टू क्यू रो हो जाएगा। अरे भैया कैसा बोल रहे हो? रो विच इज इक्वल टू क्यू बाय वी होता है, और क्यू की वैल्यू रो वी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू को इसने देखो क्यू की जगह पे पुट किया। तो सेम टू सेम आप लोग ऐसे बना सकते हो, चाहे आप लीनियर के लिए करना चाहते हो, चाहे आप सरफेस वाले के लिए बनाना चाहते हो। तो वही चीज़ें यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलने वाली है। तो आई होप तुम लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना, बेसिक फॉर्म की चीज़ें, कंफ्यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे अजीब सी लैंग्वेज यूज़ कर दी गई, जितना ईजिएस्ट हो सकता था मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर दोस्तों?
तो वही चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा था। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इट मेजर द अमाउंट ऑफ चार्जेस एज पर गिवन डायमेंशन, जो भी डायमेंशन आप लोग को दिया हुआ, चाहे लीनियर फॉर्म में हो, चाहे सरफेस के फॉर्म में, चाहे वॉल्यूम के फॉर्म में, कैसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी बात मैं यहाँ पे लिखी हुई है। समझ में आया? तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है गॉस लॉ। तो जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, चैप्टर की जब हमने शुरुआत करे थे, तो चैप्टर की शुरुआत में हम लोगों ने देखे थे एक लॉ आया था जिसका नाम था कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ बेसिकली कर क्या रहा था? दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को पता करने का काम कर रहा था। मैं क्वेश्चन देता हूँ, अगर सिंगल चार्ज रहे तो क्या उसके लिए आप लोग फोर्स निकाल सकते हो, या फिर चार्जेस का फोर्स निकालने के लिए आपको दो चार्जेस को लाना ही जरूरी पड़ेगा? ये कमेंट में आंसर करना भाई, इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हूं। अब अगर आप बात करते हो गॉस लॉ क्या होता है भैया, तो गॉस लॉ बेसिकली ना करता क्या है कि फ्लक्स निकालने का काम करता है। अब आप बोलोगे भैया फ्लक्स निकालने के लिए तो पहले से फॉर्मूला था हमारे पास, ई डॉट डी ए या फिर ई ए वाला, है ना। इससे पहले जब फ्लक्स पढ़े थे आप लोगों ने तो वहां पे फॉर्मूला देखे थे। गॉस लॉ किसके लिए स्पेसिफिकली काम आ रहा है? याद रखना, गॉस लॉ स्पेसिफिकली उन बॉडीज के लिए होता है जो क्लोज सरफेस है। समझ में आया? और याद रखना, गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ 3D सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है। समझ में आ रहा है? मतलब 3D सरफेस के अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस जो भी प्रेजेंट है, उनकी वजह से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में बताने का काम कौन करता है? गॉस लॉ। तो समझा देता हूं एक बार। हाँ जी भाई, जैसे देख रहे होंगे आप लोग, मान लो इस तरीके से आप लोग का बॉडी है। क्लियर है भाई? अब इस बॉडी के अंदर मान लो अलग अलग चार्जेस प्रेजेंट है। दिख रहा है आप लोग को? अलग अलग चार्जेस प्रेजेंट है। मैंने कहा हर चार्ज की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, तो उसको पता करना है। तो आप लोग को गॉस लॉ की मदद से पता किया जा सकता है कि कितने फ्लक्स इसके वजह से जनरेट होने वाले। क्लियर दोस्त? अब कई लोग कहेंगे कि गॉस लॉ कहना क्या चाहता है? गॉस लॉ ये कहना चाहता है जो फ्लक्स प्रोड्यूस होने वाला है वो एक्चुअल में 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा जो चार्जेस उस क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट है उसके बिहाफ में। समझ में आया कि नहीं? तो जितने चार्जेस जितने चार्जेस आप लोग को सरफेस के अंदर देखने को मिल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है फ्लक्स। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गॉस लॉ एक और चीज में देखो, मान लो ये चार्ज हो गए, बाहर भी चार्ज है। अब आप बोलोगे भैया क्या इनके वजह से फ्लक्स? नहीं, इनके वजह से। क्लियर दोस्तों? ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब गॉस लॉ होता क्या है, तो चलो उसको डेडिकेटली समझ लेते हैं। तो गॉस लॉ क्या होता है? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस दैट इज 3D इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो नेट चार्जेस उस क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट है उसके। क्लियर दोस्तों? तो आप कहोगे कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है भैया? तो फॉर्मूला आप लोग का बनता है कि फाई क्लोज्ड इसलिए वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे क्योंकि गॉस लॉ चिल्ला चिल्ला के आपको कह रहा है। अगर आप एनसीईआरटी में भी देखोगे तो यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के आप लोग को कहा जाएगा कि आप लोग को यहाँ पे एक क्लोज सरफेस की बात हो रही है। क्लियर दोस्त? इसलिए आप लोग यहाँ पे फ्लक्स को क्लोज सरफेस पे लेकर चल रहे हो। तो फाई क्लोज्ड विच इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक चीज आपने ऑब्जर्व करे, गॉस लॉ के अंदर क्यू इनसाइड लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि गॉस लॉ आपको ये बताना चाहता है क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्जेस प्रेजेंट है उसके वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसकी बात हो रही है। क्लियर दोस्त? तो जब भी आप गॉस लॉ को इंप्लीमेंट करते हो, यूज करते हो, तो उन्हीं चार्जेस को आप कंसीडर करोगे जो क्लोज सरफेस के अंदर में प्रेजेंट है, बाहर वालों को नहीं। समझ में आया? तो चलिए भाई, एज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द नोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेट अस कंसीडर द टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर ऑफ रेडियस r. We enclose a point charge q at the center of it. Divide the sphere into the two. अब ये स्पेसिफिक ये टॉपिक को समझा रहा है, अभी इसको समझते हैं आगे। तो ये चीज़ें आप लोग को लिखी हुई है। तो गॉस लॉ मेरे ख्याल से समझ में आया। अब आप लोग कहोगे क्या भैया सिर्फ क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में आप गॉस लॉ को समझ सकते हो? नहीं, आप लोग चाहो तो जो हमारा फ्लक्स वाला डेफिनेशन था ना, या जो स्पेसिफिक फॉर्मूला था उसको लेना है और यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल आपको लगा देना। क्लोज इंटीग्रल इसलिए लगाया गया है स्पेसिफाई करने के लिए कि हम लोग यहाँ पे एलिमेंटल पोर्शन को ले रहे हैं, आप इंटीग्रेट कर रहे हो, टोटल वैल्यू निकाल ले रहे हो। और यहाँ क्लोज इंटीग्रल इसलिए लगाया गया क्योंकि सरफेस क्लोज की बात हो रही है। तो आप लोग ये तीनों फॉर्मूले को अपना सकते हो गॉस लॉ की वैल्यू निकालने के लिए। तो कई बार चीज़ें कन्फ्यूजन आ जाती है। गॉस लॉ किसके लिए? जब भी आपको किसी क्लोज सरफेस के अंदर से कितने फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको पता करना है तो गॉस लॉ यूज होगा। समझ में आया? कूलॉम्स लॉ किसके लिए था? कि अगर आप लोग को स्पेसिफिकली पता करना है कि यार दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स है तो उसको उसके थ्रू पता किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर है यहाँ तक के। अगर आप लोग यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो तो देखो यहाँ पे जो ये लाइन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि वी हैव टू यूज द कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली यहाँ पे ना आप लोग का ना ये होने वाला है क्या? वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ यूजिंग कूलॉम्स लॉ। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आप लोग को दे दिया गया। यहाँ पे बेसिक में इसी फॉर्म में ये पूरे डायग्राम को समझाया जा रहा है। अगर आप मुझे इजाज़त दोगे तो मैं एकदम सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। एट द एंड आप लोग की यही वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर दोस्त?
तो चलिए मैं आप लोग को ना एकदम सिंपल वे में समझा देता हूँ, सो दैट आप लोग को चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम लोग कर ये रहे हैं कि एक है ना, देखो इस तरीके से स्फीयर कंसिडर कर दे रहे हैं, दिख रहा है सबको? हाँ भैया, तो मान लो ये स्फीयर है 3D है, इसलिए कंसिडर कर रहे हैं। इसके अंदर मान लो क्यू चार्ज आपको प्रेजेंट है। अब आप जानते हो कि क्यू चार्ज अपनी फील्ड रेडियली आउटवर्ड बनाएगा हर तरफ, बिल्कुल बनाएगा भैया। इसका मतलब क्या, इस तरफ भी बनाएगा, इस तरफ भी बनाएगा, इस तरफ भी बनाएगा, इस तरफ भी बनाएगा, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ, हर तरफ आप लोग को फील्ड देखने को मिलने वाली है, बिल्कुल देखने को मिलने वाली है। आप जानते हो कि अगर मुझे यहाँ पे फ्लक्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे फ्लक्स निकालने वाला हूँ, मैं क्या टोटल स्फीयर का फ्लक्स एकदम से निकाल पाऊंगा? नहीं निकाल पाऊंगा ना, मुझे पता नहीं। तो मैं क्या करूँगा, छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन पहले ले लूँगा। तो मैंने क्या करा यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन ले लिया। याद करिए ये एलिमेंटल पोर्शन क्या है, वो डी ए है, याद आ रहा है, ये डी ए है। अब आप बोलोगे भाई डी ए की डायरेक्शन क्या होती है, याद करना, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर आप लोग को देखने को मिलता था, याद करो अच्छे से, मैंने आपको बार बार बताया हूँ। तो एरिया वेक्टर का जो आप लोग को स्पेसिफिकली डायरेक्शन है वो इस तरफ देखने को मिलेगा, इस तरीके से। हाँ जी भैया। अब मुझे एक बात बताना, ये जो चार्ज है ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ इसी तरीके से बाहर की तरफ बनाएगा। तो मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का एक ही तरफ डायरेक्शन है। भैया ऐसे कैसे, अरे कोई और सरफेस ले लो, मान लो ये वाला एरिया वेक्टर ले लिए, तो इसका भी डायरेक्शन आपको बाहर ही जाते हुए देखने को मिलने वाला है। और तब भी ये चार्ज जो है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ही बनाएगा, ऐसा तो नहीं ना परपेंडिकुलर, कैसी बातें कर रहे हो, हर तरफ से रेडियली बना रहा है और ये बाहर की तरफ ही जा रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन एक ही दिख रहा है आपको। हाँ जी। तो बेसिकली अगर मैं कहता हूँ कि छोटे से एलिमेंटल पोर्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आता है, तो आप कहोगे d5 विच इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। d5 क्यों लिया गया, छोटे से एलिमेंटल पोर्शन का हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, छोटे से एलिमेंटल पोर्शन से छोटा छोटा फ्लक्स निकलेगा, फिर एट द एंड क्या करेंगे, उस d5 को इंटीग्रेट कर देंगे सो दैट टोटल फ्लक्स निकल सके। तो d5 को क्या करें हमने, d5 विच इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। अब यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे डी ए क्यों लिया गया, छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन था इसलिए, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब ये थीटा किस पे डिपेंड करता है, याद करना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पे। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कोई एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है भाई। तो अगर ये 0 डिग्री बन रहा है तो cos 0 1 हो जाएगा और d5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई डी ए। मेरे ख्याल से क्लियर है। तो जैसे आप देख रहे हो आप लोग का यहाँ पे d5 निकल के आ गया, d5 निकल के आ गया। तो एक बात बताओ, स्फीयर में आप लोग को हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड देखने को मिल रही है, हर तरफ आप लोग को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल रही है, हर तरफ से आप लोग को ऐसे ही ढेर सारे d5 बन रहे होंगे, मतलब छोटे छोटे फ्लक्स बन रहे होंगे। क्यों ना एक काम करता हूं मैं, जो छोटे से पोर्शन के लिए फ्लक्स निकाला उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल के लिए निकल जाएगा। हाँ जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली उस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ बोथ साइड। तो मैंने इधर भी इंटीग्रेट किया, इधर भी इंटीग्रेट किया। d5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ फाई है तो टोटल फाई हो जाएगा। अब यहां से देखना e बाहर चल जाएगा और डी ए का इंटीग्रेशन होगा, तो डी ए का इंटीग्रेशन होगा तो वो a हो जाएगा। तो 5 विच इज इक्वल टू कितना हो गया, ई ए हो गया। अब यहां से ध्यान देना, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी, इस चार्ज की, कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r का स्क्वायर। अब मान लो यहां से लेकर यहां तक कैपिटल R इसकी रेडियस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। अब ये स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई r का स्क्वायर, रेडियस कितनी थी कैपिटल R, तो कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। तो यहां से आप E की वैल्यू रख दोगे, यहाँ से आप a की वैल्यू रख दोगे, दोनों वैल्यूज जब आप पुट कर दोगे तो फॉर्मूला आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ से आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे 4 पाई से 4 पाई को उड़ा दोगे, r स्क्वायर को r स्क्वायर से उड़ा दोगे, तो वैल्यू कितनी बची 5 विच इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। यही चीज़ एनसीईआरटी ने यहाँ पे आपको समझाया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में, थोड़ा सा ऊपर से चला जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि खुद से एक बार समझा देता हूँ जो ज़्यादा ईजिएस्ट वे में रहेगा, क्योंकि एकदम से समझ में नहीं आएगा चल क्या रहा है। तो यही चीज़ एनसीईआरटी ने आप लोग को यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ तो यहाँ पे आप लोग का फ्लक्स निकल के आया। ये इक्वेशन जो हमारी निकल के आई है क्या है, इट इज अ सिंपल इलस्ट्रेशन ऑफ द जनरल रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट इज कॉल्ड एज गॉस लॉ। तो इसी को हम लोग गॉस लॉ कहते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले देखे। और ये क्या था स्पेसिफिकली, दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ यूजिंग कूलॉम्स लॉ। क्लियर हो दोस्त। तो कई बार ना जैसे आप लोग यूनिट टेस्ट वगैरह देते हो तो यहाँ पे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, डेरिवेशन छोटू सा आ जाता है। आगे बात करते हैं, वी स्टेट दैट द गॉस लॉ विदाउट प्रूफ, स्पेसिफिकली इतना है, वही चीज़ है यार, देख लो भाई। दिस लॉ इम्प्लाइज दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस इज 0 इफ नो चार्जेस इन, भाई सीधी सिंपल बात, फ्लक्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे ना अगर गॉस, आप सोचो ना क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज ही नहीं है, अरे क्या ही फ्लक्स बनेगा। समझो यार, अगर दिल ही टूटा हुआ है तो क्या ही प्यार करा जाएगा, बस वैसे ही कुछ है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए भाई आगे बात करते।
तो यहाँ पे जैसे आप लोग कंसिडर कर पा रहे होंगे आगे चीज़ें आप लोग की बहुत सारी लिखी हुई है। बेसिकली ये जो चीज़ें हैं आप लोग को ये समझाना चाह रहा है कि अब गॉस लॉ के आने वाली है आने वाले टाइम पे एप्लीकेशंस। गॉस लॉ की एप्लीकेशंस को सॉल्व करते टाइम आप लोग को करना क्या रहता है, मैं आप लोग को समझा देता हूँ। जो आने वाले टाइम में जो गॉस लॉ की लगभग 3 एप्लीकेशन अपन देखने वाले हैं, इन 3 एप्लीकेशन के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना रहता है, उस सरफेस में कहाँ कहाँ से फ्लक्स निकल रहे हैं वो पता करना रहता है, और उसके बाद उस फ्लक्स का समीशन निकाल लेना पड़ता है। मतलब क्या, देखो बेसिक सी बात बता रहा हूँ एकदम सिंपल तरीके से। जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ आने वाली है उसमें बेसिकली आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, चाहे आपका लीनियर वायर हो, एक सरफेस हो, या फिर एक स्फीयर ले लो, वॉल्यूम टाइप का शेप ले लो। क्लियर दोस्तों, आपको उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन है। कैसे यूज़ किया जाता है तो मैं एक ब्लूप्रिंट बता दे रहा हूँ। गॉस लॉ की एप्लीकेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग ना नेट फ्लक्स निकालते हो कि नेट फ्लक्स बॉडी के अंदर कितना है, कहाँ कहाँ से फ्लक्स निकल रहा है, पहले आपको उसको पता करना रहता है। जब आपका नेट फ्लक्स निकल जाए उसके बाद आपको ये पता करना रहता है कि उस बॉडी के अंदर चार्जेस कहाँ कहाँ पे बैठे हुए। तो वो कैसे पता कर पाओगे, देखो अलग अलग आप लोग यहाँ पे डायमेंशंस लेने वाले हो, तो याद है कंटिन्यूस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा। मान लो आप लोग को लेट्स एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बॉडी जो है लीनियर वाली है, तो आप लोग क्या बोलोगे, लैम्डा विच इज इक्वल टू क्यू बाय एल, और बेसिकली यहाँ से क्यू विच इज इक्वल टू लैम्डा एल। मतलब क्यू की वैल्यू निकल गई। मैंने क्या कहा कि उस बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे चार्जेस प्रेजेंट है और कहाँ कहाँ से फ्लक्स निकल रहे हैं। जब ये दोनों चीज़ निकल जाए गॉस लॉ पे पुट कर दो और आप लोग का आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे फाई की वैल्यू रख देना, यहाँ पे क्यू की वैल्यू, और यहाँ से आपकी ई की वैल्यू कितनी आई वो निकल जाएगी। तो बेसिकली हर एप्लीकेशन के अंदर कुछ इसी तरीके से हमको करना है, टेंशन नहीं लो। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। अब गॉस लॉ के बारे में यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स आप लोग को दिए, अगर आप चाहो तो उसको रीड कर सकते हो। बेसिक सी बात तो एक ही है कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्जेस ही प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो किसी भी टाइप का फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। चार्जेस रहेंगे तो डेफिनेटली फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। जितने ज़्यादा चार्जेस रहेंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, क्योंकि गॉस लॉ बताना ही यही चाहता है। अब आगे बात करते हैं। जैसे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, तो टोटल फ्लक्स वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाया यहाँ पे। तो जैसे इसके आगे अगर आप लोग बढ़ो तो कुछ यहाँ पे आप लोग को पॉइंट्स लिखे हुए, लाइक गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज। मतलब वही बात कि गॉस लॉ जो है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल रहेगा। मैटर नहीं करता है कि उसका साइज छोटा है या बड़ा है, शेप समझ गए ना मतलब। चलो भाई आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो स्पेसिफिकली चार्ज की बात हो रही है गॉस लॉ के अंदर, क्यू की बात हो रही है, ये वो चार्जेस है जो गॉसियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ क्यू इनसाइड लिखते हैं। आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ याद रखना इन द सिचुएशन व्हेन द सरफेस इज सो क्लोज दैट देयर, ये आगे देखेंगे। अब इसके बाद अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो स्पेसिफाई ये करना चाहता है कि जो गॉस लॉ के अंदर आप जो चार्जेस ले रहे हो वो अंदर के ले रहे हो, लेकिन आप जानते हो कि मान लो अगर गॉसियन सरफेस के बाहर में भी कोई चार्जेस प्रेजेंट है तो उनके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। तो वही उसी को कंसिडरेशन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर भाई, आगे बात करते हैं अगला पॉइंट कि यार जब भी आप लोग किसी भी सरफेस के थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंदर, तो जब भी आप लोग को फ्लक्स पता करना है किसी भी डायमेंशन के लिए तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। अब आप बोलोगे भैया गॉसियन सरफेस क्या होता है, तो याद रखना गॉसियन सरफेस एक ऐसे टाइप का इमेजिनरी सरफेस है जो कि फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अभी आप गॉस लॉ की एप्लीकेशन के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे कि यार जो भी सरफेस के लिए आप लोग को फ्लक्स निकालना है कि कहाँ कहाँ से फ्लक्स निकलने वाले, जैसे मैंने अभी आपको समझाया ना कि गॉस लॉ के एप्लीकेशन को सॉल्व करते टाइम नेट फ्लक्स निकालना पड़ता है। नेट फ्लक्स तब निकलेंगे जब आप उस स्पेसिफिक सरफेस का गॉसियन सरफेस बनाओगे। क्लियर दोस्त, कोई भी बॉडी है उसका गॉसियन सरफेस बनाना जरूरी है। गॉसियन सरफेस बनाओगे उसी के बाद पता चल पाएगा कितने फ्लक्स प्रोड्यूस हो पा रहे हैं कहाँ कहाँ पे। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। आगे बात करते हैं, कहाँ चला गया पॉइंट तो यहाँ पे वही वाला पॉइंट पे आप लोग को वही चीज़ लिखी हुई है, मेरे ख्याल से क्लियर है। अगला पॉइंट कह रहा है गॉस लॉ इज ऑफन यूजफुल टुवर्ड a much easier calculation of the electrostatic field when the system has some symmetry. This facilitated by the choice of suitable Gaussian surface. Finally, Gauss law is based on the inverse square dependence of the distance contained in the Coulomb's law. Any violation of the Gauss law will indicate departed from the inverse square law. तो ये बेसिक सी बात है जो गॉसियन Coulomb's law से रिलेट कर रही है। अब देखो मेन चीज समझना, काफी सारे लोग ना रोने लग जाते हैं क्या चीज में कि यहाँ पे गॉस लॉ के बारे में, भैया इसमें ना गॉसियन सरफेस बताएं, कैसे पता करें गॉसियन सरफेस कैसे बनता है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप लोग को रटना नहीं है कि गॉसियन सरफेस कैसा बनता है। तो क्या करना है,
आपको रटना ही है। क्यों? क्योंकि जब जब आप आगे जाके हायर स्टडीज़ करोगे, मान लो अगर आप लोग बैचलर्स वगैरह कर रहे हो फिजिक्स वगैरह में, तो वहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसे डेडिकेटली बनता है उसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। यहाँ पे आप लोग को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आप लोग को 3 सरफेस के ही गॉसियन सरफेस याद होने चाहिए जो आप लोग के एग्जाम पॉइंट में काम आने वाले। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो एक लीनियर वायर है। क्लियर दोस्त? अब लीनियर वायर है, इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा? मान लो इस लीनियर वायर के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, दिख रहा है सबको? एक लीनियर वायर के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। अब आप कहोगे कि भैया इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा? तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगा, याद रखना, वो बनेगा कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो आप गॉसियन सरफेस को इस तरीके से डैश डैश की लाइन से डिनोट कर सकते हैं। तो एक ये वाला बॉडी याद रखना पड़ेगा कि एक वायर के लिए जो गॉसियन सरफेस है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म के लिए बनता है। क्लियर दोस्त? अगली चीज़ निकल के आती है कि मान लो आप लोग के पास शीट है, दिख रहा है दोस्त? इस तरीके से आप लोग के पास शीट है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक के क्लियर है? हाँ जी। तो इस शीट के ऊपर मान लो अगर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पे, तो इस तरीके से इसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड मान लो। अब इसका गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा? तो इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है देखकर कि यार भैया इसका गॉसियन सरफेस ऐसा कैसे बन रहा है और इस तरीके से सिलेंड्रिकल कैसे बन रहा है। अब इसको याद रख लो, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि गॉसियन सरफेस कैसे बनाना है, क्या बनाना है। आपके सिलेबस में नहीं है ये बनाना कैसे। बस ये याद रखना है कि यार एक लीनियर वायर के लिए स्फेरिकल शेप का देखने को मिलता है, इसके लिए भी स्फेरिकल नहीं यार, सिलेंड्रिकल। कैसी बातें कर रहे हो भैया? सिलेंड्रिकल शेप का आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे भी सिलेंड्रिकल शेप को आपको देखने को मिलता है। अब आप कहोगे भैया क्या सिर्फ इतना ही याद रखना? नहीं, एक और सरफेस आप लोग को याद रखना है। तो एक और सरफेस क्या है वो? तो चलिए बता देते हैं। एक और सरफेस क्या हो सकता है? मान लो कोई एक ऐसी बॉडी है जो स्फेरिकल शेप की है। मान लो कोई एक ऐसी बॉडी है जो स्फेरिकल शेप की। अब स्फेरिकल शेप के लिए गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा? स्फेरिकल सरफेस के लिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल फॉर्म का बनेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे हो सकता है वो बाहर की तरफ इस तरीके से बन रहा हो या हो सकता है अंदर के लिए बन रहा। अब आप बोलोगे भैया इससे पहले वाले बॉडीज के लिए हम लोगों ने अंदर के लिए बाहर के लिए तो बनाया नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हो, एक वायर के अंदर जाके तुम गॉसियन सरफेस तो बना नहीं पाओगे, इसलिए बाहर बाहर ही बना रहे हो। चार्जेस अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ शो कर रहा है ना, ऐसे। अब सरफेस की बात करते हैं। सरफेस मतलब इस तरीके से एक सरफेस है। अब इसके अंदर कैसे घुस जाओगे? चार्जेस तो बाहर बाहर है ना सरफेस पे। क्लियर दोस्त? अब ये वॉल्यूम है, समझ में आया कि नहीं? तो हम वॉल्यूम है तो चार्जेस अंदर भी रह सकते हैं, बाहर सरफेस में भी हो सकते हैं। अरे बॉल टाइप का स्ट्रक्चर है तो चार्जेस अंदर भी जा सकते हैं। तो वहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पता करने के लिए पहले फ्लक्स पता करना पड़ेगा। तो फ्लक्स पता करने के लिए गॉसियन सरफेस अंदर भी बनाया जा सकता है। बाहर क्यों? क्योंकि बॉडी के बाहर, मतलब बलून है, बलून के बाहर 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 में भी चार्जेस डाल सकते हो आप लोग, हाँ है ना? तो वहां कितने फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? अब अगर चार्जेस बाहर लो यहाँ पे, तो इसके लिए आप लोग को आउटसाइड का बनाना जरूरी है गॉसियन सरफेस। तो याद रखना, ये 3 याद रहेगा केसेस कि लीनियर वायर के लिए सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनता है। अगर मैं शीट की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग को इसमें भी सिलेंड्रिकल देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करता हूँ एक स्फेरिकल के लिए, तो इसमें भी स्फेरिकल शेप का ही गॉसियन सरफेस आपको देखने को मिलने वाला है। तो 3 तरीके के गॉसियन सरफेस आप लोग के सिलेबस के अंदर आप लोग को देखना है और इन्हीं के बारे में आप लोग को चीज़ें याद रखनी है। ये आप लोग को अभी गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में काम आने वाले हैं। तो यहाँ से आप लोग का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद ये जो न्यूमेरिकल वगैरह है मैं आप लोग को डेडिकेटेड स्पेशल क्लास में कवरअप करवाने वाला हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है स्पेशल क्लास को एनरोल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप लाइव देख सकते हो। अगर आपको लगता है तो आप बाद में इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है सेम उसी को क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं, ये न्यूमेरिकल्स वगैरह मैं सब वहीं पे कवरअप करवा दूंगा, टेंशन ना लो। अब बात आती है गॉस लॉ की एप्लीकेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सीबीएसई का क्रश है टॉपिक, मतलब ये टॉपिक्स तो आने ही है, ऐसे ही समझ लो कुछ। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की हम बात कर रहे थे। इसके अंदर 3 एप्लीकेशंस आप लोग को देखनी है। पहले 4 हुआ करती थी। एक सिलेंडर वाला केस भी रहता था कि एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, उसके लिए बताइए कितने फ्लक्स कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के थ्रू आप लोग को इसको प्रूव करना रहता था, लेकिन वो वाला टॉपिक बहुत टाइम पहले से ही डिलीट कर दिया गया। एनसीईआरटी के अंदर जो न्यू एनसीईआरटी आई उसके अंदर सिर्फ 3 फॉर्म के आपको देखने को मिलने वाले टॉपिक। एक रहने वाला है बहुत लंबा सा वायर है जो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है। एक ऐसी शीट है जो इनफाइनाइटिसमली लॉन्ग है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रही है। और एक ऐसा स्फीयर है जो कंडक्टिंग भी है और नॉन कंडक्टिंग भी है। ये सब देखेंगे, अभी रुक जाओ, सब्र लो। तो चलिए भाई, बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में।
तो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सीन अबव गिवन फिगर। अच्छा ओके, फलाना ढिमका, ठीक है। इन प्रैक्टिकल एक्सेप्ट फॉर द सम प्रैक्टिकल केसेस, फलाना ढिमका 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 ऐसा कुछ खास इसमें लिखा नहीं है। बेसिकली इसमें ये बताना चाहता है कि अलग अलग सर्फेसेस आप लोग को, अलग अलग डायमेंशंस आप लोग को देखने को मिलेंगे, जिसमें जो चार्जेस है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, उसके लेंथ के हिसाब से, उसके वॉल्यूम के हिसाब से, उसके एरिया के हिसाब से, तो कितनी फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उसको आप लोग को बताना रहता है। क्लियर दोस्तों? तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सबसे पहली एप्लीकेशन, जिसमें आप लोग एक बहुत लंबा सा वायर लेने वाले हो, उसके अंदर कितनी फील्ड निकल के आने वाली है उसको पता करोगे। समझ में आया? वो भी गॉस लॉ की मदद से। मैंने आपको ब्लूप्रिंट बता चुका हूँ। गॉस लॉ की ब्लूप्रिंट क्या, कहाँ गया भैया? ये रहा। इस तरीके से ही आपको सॉल्व करना है। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना वो पूरी कथा कहानी लिखी हुई है, जो मैं अभी आप लोग को इत्मीनान से समझाने वाला हूँ डायग्राम के थ्रू। और यहाँ पे पिद्दू सा डेरिवेशन नहीं है, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है। अभी इसको मैं आप लोग को डेरिवेशन सिंपल वे में भी समझा दूंगा। यहाँ पे ना बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप लोग को दी हुई है चीज़ें। तो एक काम करते हैं, पहले इसका डायग्राम समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, मान लो इस तरीके से आप लोग का एक वायर है, दिख रहा है सबको? हाँ जी। अब ये जो वायर है कोई ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक लेंथ का, एक्चुअल में ये इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के लंबा वायर है, बहुत लंबा आपकी सोच से परे। क्लियर है भाई? अब बहुत लंबा वायर है, कैसे पता करेंगे इस लंबे वायर के लिए? हम क्या करेंगे, इसका छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन ले लेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं स्पेसिफिकली, हम लोग मान ले रहे हैं कि इसकी एक लेंथ ले रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या करें, बहुत लंबा वायर लिए जो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, और इसके ऊपर चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स लेंथ एल पे। क्लियर दोस्त? तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर चार्जेस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार अब करना क्या है? एक्चुअल में करना ये है कि इसके वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही है इसको पता करना है। कैसे पता करेंगे? सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से फ्लक्स निकलने वाले। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्पेसिफिक गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो मान लो इस तरीके से, इस तरीके से इसका गॉसियन सरफेस बन जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो मान लो इस तरीके से इसका सिलेंड्रिकल फॉर्म में गॉसियन सरफेस बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, कौन कौन से सरफेस हो गए? तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो एक तो सरफेस हो गया ये वाला, यहाँ से मतलब ऊपर की तरफ से सर्कल वाले फॉर्म से आप लोग को फ्लक्स बाहर निकलते हुए देखने को मिल सकते हैं, एक यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, और एक जो कर्व पोर्शन है यहाँ से फ्लक्स बाहर निकलते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब तीन तरीके से आप लोग को यहाँ फ्लक्स बाहर निकलते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया, ये वाला फर्स्ट सरफेस था, ये वाला सेकंड था, और ये थर्ड था। क्लियर दोस्तों? तो तीन आप लोग के लिए सरफेस थे। यहाँ से फ्लक्सेस आप लोग को बाहर निकलते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब फ्लक्स निकालना है आप लोग को। मान लो मैंने पहले सरफेस के लिए फ्लक्स निकालने को कहा, कैसे निकालोगे? फ्लक्स होता क्या? फाई विच इज इक्वल टू व्हाट? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी। तो सबसे पहले डीए बनाना पड़ेगा ना, एलिमेंटल पोर्शन का एरिया। तो मैंने क्या करा, जानबूझ के एक छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन ले लिया, माना कि ये परपेंडिकुलर बन रहा है सरफेस के। अरे भाई सर्कल है, उसके परपेंडिकुलर में ही बनेगा ना छोटा सा पोर्शन। मुझे एक बात बताओ, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी निकल रही होगी, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के ये परपेंडिकुलर है क्या? हाँ जी भैया, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो पहले वाले सरफेस में समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। दूसरे वाले केस में देखते हैं, नीचे वाले में एक छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन नीचे की तरफ बनेगा, नीचे का जो सर्कल है वहाँ से फ्लक्स बाहर निकलते हुए देखने को मिलेंगे, तो डी एस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आप लोग को देखने को मिलेगी, क्योंकि वायर है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी जाएगी। तो यहाँ से आप लोग को थीटा की वैल्यू कितनी बनने वाली है? 90 डिग्री बनने वाली है। अब कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कहाँ होगा? कुछ इस तरीके से होगा। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? इसी के साथ बाहर की तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, 0 डिग्री। आप इधर ले लो, इधर में भी आप देखोगे कि डी एस तरफ बन रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बन रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के बीच में एंगल 0 है। तो मुझे एक बात बता, तीनों केसेस के लिए हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ से कितने फ्लक्स निकल रहे हैं। अब एक काम करते हैं, इसको सिंपल वे में समझ लेते हैं, सो दैट आप लोग को चीज़ें समझ में आ पाएगी। तो मैं सबसे पहले समझ रहा हूँ इनफाइनाइटिसमली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर के लिए। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, बहुत लंबा सा वायर था, चार्जेस उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ इस तरीके से निकलने वाली है। और हाँ, गॉसियन सरफेस ये पर्पल कलर से आप लोग को बनते हुए देखने को मिल रहा है। ऊपर में डी ए वैक्टर ऊपर की तरफ है, नीचे में डी ए वैक्टर नीचे की तरफ है, यहाँ पे आप लोग को बाहर की तरफ है, यहाँ पे 0 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। मुझे एक बात बताइए, पहले वाले सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी हुई? वो हुई ई डॉट डी। कितनी हुई? ई डॉट डी ए, और डॉट हटाए तो कितना आ गया? कॉस आ गया। तो कितना हो गया?
इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 90 डिग्री, तो इसलिए आपने 90 डिग्री लिखा। नीचे सेकंड केस, इसके लिए क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 90 डिग्री। तीसरे में लिए ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो यहाँ पे आप लोग की वैल्यू आ गई। अब देखो हमें क्या करना है, नेट फ्लक्स निकालना, तो इन तीनों को आप लोगों ने ऐड कर दिया। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपने क्या करें, नेट फ्लक्स निकाल लिया, नेट फ्लक्स। तो जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे नेट फ्लक्स कितना निकला, φ1 + φ2 + φ3, तीनों को ऐड मार दिए। cos 90 कितना होता है 0, तो ये भी खत्म ये भी खत्म, बचा क्या, सिर्फ ये वाला, मतलब इंटीग्र, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ आप लोग का कर्व सरफेस वाला पोर्शन बचा है, देख रहे हो आप लोग। अब यहां से ऑब्जर्व करना cos 0 1 था, इसलिए इतना पोर्शन बचा। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, डीए का होगा, तो कितना हो जाएगा, इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मत बनाना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मत बनाना, खेल खत्म हो जाएगा वरना। तो ये आप लोग का फ्लक्स निकल गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये एरिया कौन सा है यहाँ पे जो स्पेसिफाई हो रहा है, ये एरिया कौन सा है, ये कर्व सरफेस का एरिया है। अब कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है, 2πr_l होता है। तो मुझे एक बात बताइए, एरिया क्या मैं यहाँ से यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई विच इज इक्वल टू ई 2πr_l। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हैं। मैंने आपको समझाया था, सबसे पहले नेट फ्लक्स निकालो, उस फाई की वैल्यू को आप लोग को गॉस लॉ में पुट करना है, और गॉस लॉ में जो चार्जेस है उसकी भी वैल्यू को पुट करना है। मुझे बताओ यहाँ पे चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, लीनियरली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ, मतलब लैम्डा विच इज इक्वल टू क्यू बाय एल, एल को इधर भेज देंगे तो क्यू विच इज इक्वल टू लैम्डा एल, तो इसकी वैल्यू भी आप लोग को यहाँ से मिल गई। तो आपने क्या करें, ये स्पेसिफाई फाई की वैल्यू गॉस लॉ में पुट करें। गॉस लॉ क्या होता था, फाई विच इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे आपने E 2πr_l पुट करें, Q इनसाइड की जगह पे लैम्डा एल पुट करें, तो देखो L से L उड़ गया, 2πr को नीचे भेज दिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आ गई, वो आ गई आप लोग की लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को इस लीनियर सरफेस के लिए, लीनियर वायर के लिए देखने को मिलती है। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्चुअल में इनवर्स है आर के, हाँ या ना, बिल्कुल भैया आर के इनवर्स है। तो जो स्पेसिफिक डायग्राम आपको देखने को मिलेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा कुछ इस तरीके से। वो ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस दूर की तरफ जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी धीरे धीरे गिरते जाएगी, जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते हुए आपको देखने को मिल रही है, जैसे जैसे आप अंदर की तरफ आओगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी पहली एप्लीकेशन, आई होप तुम लोग को क्लियर हुई। तो यहाँ पे अगर हम लोग वापस से एनसीईआरटी में आए तो ये पूरी कथा कहानी में यही चीज़ लिखी हुई है, ये डायग्राम वही है जो मैंने आपको सिंपल वे में समझाया। साथ ही साथ ये पूरा इतना सा डेरिवेशन नहीं था, ये थोड़ा बड़ा डेरिवेशन था, एनसीईआरटी थोड़ा कंजूस है, वो लोग पूरे पेपर बचा रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी निकल के आ गई। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे बात निकल के आती, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ देखने को मिल रही थी, वो क्यों देखने को मिल रही थी, पॉइंट पढ़ लो। तो यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड इफ लैम्डा इज, वही बेसिक सी बात है कि जो चार्जेस अगर वो पॉजिटिव तो बाहर की तरफ, अंदर तो क्यों, समझ में आ गया ना, वायर के ऊपर नेगेटिव चार्जेस अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, खत्म कहानी। तो ये चीज़ें आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑल्सो नोट दैट ओनली द चार्जेस इनक्लोज बाय द सरफेस वॉज इंक्लूडेड अबव, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द चार्जेस ऑन द एंटायर वायर। फर्दर द assumption दैट द वायर इज इनफाइनाइटिवली लॉन्ग इज क्रूशियल। बेसिक सी बात है, बहुत लंबे वायर के लिए तो निकाल नहीं पाएंगे, इस वजह से आपने एलिमेंटल लेंथ के लिए डीएल के लिए निकाल दिए थे। क्लियर दोस्तों। और उससे समझ लिए थे कि वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैसी देखने को मिलने वाली है। तो वही चीज़ें आप लोग को यहाँ पे बताई गई है। आई होप तुम लोग को यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकालने वाले हैं आप लोग एक ऐसी शीट के लिए जो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रही है समझ में आया, इनफाइनाइटिवली लॉन्ग स्ट्रेट आप लोग को एक स्पेसिफिक शीट देखने को मिल रही है, उसके लिए आप लोग निकालने वाले हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू। अब आप देख रहे हो यहाँ से डेरिवेशन गया और यहाँ पे आके खत्म हो गया। एनसीईआरटी कितनी चालाक है यू चालाक ब्रो। तो अब इसका एक काम करते हैं, थोड़ा इजीएस्ट वे में समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं, मैं एक काम करता हूँ, इस डायग्राम को अच्छे से अलग से समझा देता हूँ। तो देखो मान लो इस तरीके से आपकी शीट है, दिख रही है सबको? अरे रे छी छी छी, इतना गंदा डायग्राम बनाते हो। तो इस तरीके से भाई आप लोग की शीट है, दिख रहा है सबको? अब शीट के अंदर जो चार्जेस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ इस फॉर्म में, हाँ या ना? इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा इस शीट का, हाँ जी, इस शीट का जो एरिया है वो है ए, और इसमें जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है क्यू। इसका गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, हाँ जी भैया, गॉसियन सरफेस तो मैंडेटरी है, बिना उसके तो काम ही नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों ने इसका गॉसियन सरफेस इस फॉर्म में
बना दिए। दिख रहा है सबको, सब लोग को? हाँ जी। मुझे बताओ क्या करना रहता है? याद रखो, गॉस लॉ के एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नेट फ्लक्स निकालना है, चार्जेस निकालना है, दोनों की वैल्यू को गॉस लॉ में पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो चलिए निकालें। कहाँ कहाँ से फ्लक्स निकल सकते हैं? तो फ्लक्स ये पहले वाले सरफेस से निकल सकते हैं, दूसरे वाले से निकल सकते हैं, और ये जो कर्व सरफेस है यहाँ से निकल सकते हैं। अब मुझे बताओ, सामने वाला आप लोग को फर्स्ट सरफेस दिख रहा है सर्कल टाइप का। अब यहाँ पे छोटा सा आप लोग को पोर्शन बनाना पड़ेगा इस तरीके से। ये बन गया आप लोग का एरिया वेक्टर डी ए, उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर। हाँ जी। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ही बन रही होगी ना यहाँ पे, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना बना? 0। सेकेंड वाले केस में एरिया ये रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी बाहर की तरफ ही देखने को मिलेगी। ध्यान से देखो इस तरफ। अब ये शीट है, देखो शीट ऐसी है, चार्जेस इसके ऊपर है, सामने से देखेंगे तो ऐसी दिख रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही बन रही होगी। गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा आ रहा होगा, इसलिए डीए वेक्टर भी उस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस तरफ। तो यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 डिग्री। भाइयों बहनों, अब क्या करना है? तो ध्यान से देखना। अब कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस है तो उसके लिए कैसे बनेगा गॉसियन सरफेस? ऐसा बनेगा, इस तरफ में डीए हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ 90 डिग्री। भैया ऐसा कैसे? नीचे ले लो, नीचे लोगे तो नीचे बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के फिर भी 90 डिग्री में बन रहा है। अगर आप चाहो तो पीछे बना लो, इधर नीचे डीए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तब भी 90 डिग्री। ऐसे में डीए इस तरफ 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में। तो हमेशा हम ये देख रहे हैं कि थर्ड वाले केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बन रही है। समझ में आया? तो 3 जगह से फ्लक्स निकल सकते हैं और सबसे पहले हम लोग एक एक करके उनका फ्लक्स निकाल लेते हैं और उनको ऐड कर देते हैं। तो चलिए मैं सिंपल वे में समझा देता हूँ, जैसे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। आप नेट फ्लक्स निकाल रहे हो φ1 + φ2 + φ3। φ1 मतलब ये वाला केस, इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी? 0 डिग्री। दूसरा आप लोग का ये वाला केस जहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। थर्ड वाला केस कौन सा आप लोग का? जो सिलेंड्रिकल वाला पोर्शन था, कर्व सरफेस वाला पोर्शन था, वहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 90 डिग्री वैल्यू आई थी, तो इसलिए इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस 90 हो गया। ये वाला तो 0 हो जाएगा, कॉस 90, ये बचा है कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1 होता है। इसलिए आपने देखें इंटीग्रल ऑफ ई डी ए बचा, इंटीग्रल ऑफ ई डी ए बचा। ई की वैल्यू बाहर ले लिए तो इंटीग्रेशन डी ए का हुआ, डी ए का हुआ तो ई ए हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ई ए हो गया। यहाँ पे आपको एरिया नहीं पुट करना जैसे आपने इससे पहले पुट करे थे, आप इतने में छोड़ दो। ये वैल्यू फाई की निकल के आ गई। अब मुझे बताओ शीट में कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है? वो है सिग्मा विच इज इक्वल टू क्यू बाय ए। तो चार्जेस क्यू विच इज इक्वल टू सिग्मा ए, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू भी निकल गई, तो फाई की वैल्यू निकल गई, क्यू की वैल्यू निकल गई। गॉस लॉ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही पुट करा तो 2 टाइम्स ऑफ ई ए हो गया, क्यू पे पुट करा तो सिग्मा ए हो गया, तो ए से ए कट गया और 2 को नीचे भेज दिया तो ई की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये है आप लोग की फील्ड कितनी भैया थक गए भैया। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो शीट की वजह से निकल के आ रही, उसकी वैल्यू आप लोग को यहाँ से निकल के आ गई। मुझे एक बात बताना, इसमें खासियत क्या है? क्या ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, आर पे डिपेंड कर रही है? नहीं। हाँ जी, तो ये आर के इंडिपेंडेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ से आप लोग का ये वाला पॉइंट निकल के आ गया। ये जो मैंने अभी पूरी कथा कहानी समझाया है, ये वहीं पे आप लोग को चीज़ें यही लिखी हुई है, टेंशन ना लो, कंफ्यूज हो जाओगे। जो मैंने आपको समझाया उसी को समझे, ये पूरा इंस्पायर्ड बाय एनसीईआरटी से, टेंशन ना ले, उसको सिंपल कर दिया और कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेट इफ, वही चीज़ बात कि अगर जो चार्जेस उस सरफेस पे पॉजिटिव प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ देखने को मिलेगी। अगर उसकी प्लेट के ऊपर चार्जेस नेगेटिव देखने को मिलते हैं तो अंदर की तरफ होती। यही चीज़ आप लोग को वहाँ पे लिखी हुई है। और एक और पॉइंट जो मैंने आपको अभी समझाया, नोट दैट द अबव एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हैज़ ब्रॉट दैट एडिशनल फैक्ट कि ये आर के मतलब डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि दूर जाते जाओगे तो फील्ड कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं, जैसे पहली एप्लीकेशन थी, याद है आपको? तो फॉर ए फाइनाइट लार्ज प्लेटर, चलो वही बात लिखी हुई है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। सो अगली एप्लीकेशन देख लेते हैं जिसका नाम है फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। इसमें क्या करने वाले हैं आप लोग? एक स्फेयर लेने वाले हो, उसमें आप चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, उसकी वजह से कितनी फील्ड निकल के आ रही है उसको आप लोग पता करने वाले। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए आप लोग को डेडिकेटली समझना होगा अच्छे से। तो यहाँ पे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स वाला काम देखने को मिल रहा है। चलिए इसको मैं थोड़ा बेसिक वे में समझाता हूँ। जैसे आप देख पा रहे होंगे, स्फीयर कितने टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं? तो स्फीयर आप लोग को 2 तरीके के देखने को मिल सकते हैं, एक कंडक्टिंग, एक नॉन कंडक्टिंग। अब स्फीयर है तो होलो भी हो सकता है
और सॉलिड भी हो सकता है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कंडक्टिंग वाला जो है वो सॉलिड में भी बन सकता है, होलो में भी बन सकता है। मतलब आपके पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है, होलो कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है। नॉन कंडक्टिंग की बात करें तो इसके अंदर भी होलो कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है। एक चीज़ याद रखना कि अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड होलो कंडक्टिंग स्फीयर्स की और साथ ही साथ होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, तो इसमें जो चार्जेस रिसाइड करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसके सरफेस पे आपको देखने को मिलते हैं। अब आप कहोगे अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, हाँ जी, अभी डिराइव करेंगे उसको समझ में आ जाएगा। तो ये तीन के लिए केस याद रखना कि यार जो चार्जेस हैं बाहर की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। चलो मान लिए कंडक्टिंग के लिए तो चार्जेस बाहर चले गए, नॉन कंडक्टिंग में बाहर क्यों जा रहे हैं? अरे भाई होलो है, सरफेस ही बाहर की तरफ है, तो चार्जेस बाहर की तरफ ही रहेंगे ना। अब अगला केस देखते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। इसमें जो चार्जेस है बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ रिसाइड करते हुए देखने को मिलते हैं। इस वजह से यहाँ पे ई की वैल्यू जीरो नहीं होती है इनसाइड के केस में, याद रखना। तो दो डेरिवेशन आप लोग को है, एक इन तीनों का डेरिवेशन एक है, समझ में आया, और एक सिर्फ इसका डेरिवेशन है, समझ में आया, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। अब इनके डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, होलो कंडक्टिंग स्फीयर इस तरीके से देखने को मिलेगा, होलो नॉन कंडक्टिंग ऐसे देखने को मिलने वाला है, और नॉन कंडक्टिंग मतलब वही हमारा जो स्पेसिफिकली डाइलेक्ट्रिक फॉर्म का। अभी डाइलेक्ट्रिक क्या होता है वर्ड अगले चैप्टर में देखेंगे, क्लियर है। तो अभी जो समझे थे ना नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, चार्जेस अंदर की तरफ आपको रिसाइड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब पहली बात करते हैं उनके लिए जिसमें चार्जेस बाहर की तरफ रिसाइड कर रहे थे, मतलब इन तीनों के लिए डेरिवेशन एक ही है। तो कोई भी पूछे तो आप नाम उनका दे देना और डायग्राम उसके रिस्पेक्टिव फॉर्म में बनाना, बाकी डेरिवेशन वैसे ही निकल के आएगा। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा ये वॉल्यूम है, स्फीयर तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो अंदर भी चार्ज हो सकते हैं बाहर भी हो सकते हैं। अब पहले से हमको पता है कि चार्जेस भाई इसके अंदर बाहर में ही है अंदर में नहीं है, लेकिन हमको चेक तो करना पड़ेगा ना। तो चेक करेंगे हम लोग कैसे कि सबसे पहले हम लोग गॉसियन सरफेस अंदर बनाएंगे, कितने फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो पता करेंगे, और कितने चार्जेस अंदर रिसाइड कर रहे हैं वो पता करेंगे, गॉस लॉ पे पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। तो ध्यान से देखना, तो इनसाइड की केस की बात कर रहे हैं, ये आपका स्फीयर है, बाहर की तरफ आपको चार्जेस देखने को मिल रहे हैं। ये ब्लैक कलर से जो आप देख पा रहे हो ना, ये गॉसियन सरफेस है, क्लियर दोस्तों। गॉसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल आर हो गई और स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर हो गई, क्लियर दोस्तों। आपने क्या करें, फ्लक्स निकालना है, स्फीयर के लिए निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले छोटे से पोर्शन का निकाल लो, फिर इंटीग्रेट मार दो। अब छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन लिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बन रही होंगी, अरे चार्जेस बाहर की तरफ है तो रेडियली आउटवर्ड ही बन रही होंगी। इस वजह से ई ए और डी ए जो है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए जो है दोनों का एंगल जो आपको देखने को मिल रहा है वो 0 डिग्री देखने को मिल रहा है। इस वजह से जो फ्लक्स है वो कितने बने, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये फ्लक्स निकल गए इंटीग्रल ऑफ ई डी ए। ई को बाहर ले लिए, डी ए का वैल्यू कितनी हो गई, ए हो गया। ए क्या है, इस गॉसियन सरफेस का रेडियस, सॉरी गॉसियन सरफेस का एरिया। अभी गॉसियन सरफेस किस फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में, इस वजह से एरिया कितना होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, और गॉसियन सरफेस की बात कर रहे थे, उसके एरिया की बात कर रहे थे, इसलिए रेडियस स्मॉल आर लिए, क्लियर दोस्त, कंफ्यूज नहीं होना। अगली बात हमारी फाई निकल गई। अब हमें क्या करना था, याद करो कितने चार्जेस अंदर रिसाइड कर रहे हैं, चेक करो जरा गॉसियन सरफेस के अंदर कहीं चार्ज दिख रहे हैं आपको, इस जगह पे नहीं दिख रहे, तो क्यू चार्जेस या क्यू इनसाइड में जो चार्जेस वो कितने हुए, 0 हो गए। तो बेसिक सी बात है, आपका ये फॉर्मूला रहा, यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 रख दी डायरेक्टली, तो बेसिक सी बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डायरेक्टली 0 निकल के आ गई। इस वजह से हमने ये समझे कि यार इन तीनों केस के अंदर जो चार्जेस की वैल्यू अंदर नहीं होने की वजह से फील्ड किसी भी तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो रही है, समझ में आया। और जो चार्जेस है वो बाहर की तरफ रिसाइड कर रहे हैं, तो बाहर की तरफ रिसाइड कर रहे हैं तो पक्का वहाँ पे तो कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो ये इनसाइड के लिए केस हो गया। आउटसाइड की बात कर लेते हैं। आउटसाइड में देखो चार्जेस बाहर की तरफ है, स्फीयर का रेडियस आर है, बाहर की तरफ एक बार गॉसियन सरफेस बनाया जाएगा, क्लियर दोस्त, उसकी रेडियस स्मॉल आर है। यहाँ पे आउटसाइड के केस में स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ी है, क्लियर दोस्त। कैसे करेंगे, सेम वही छोटा सा पोर्शन लेंगे, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन एक तरफ, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आपको देखने को मिल रही है। तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। अब कॉस 0 1 हो गया। यहाँ से ये सेम देखो, इससे पहले निकाले थे, फ्लक्स वैसे ही निकल के आएंगे, हाँ जी भैया फ्लक्स वैसे ही निकल के आएंगे। गॉसियन सरफेस का हम लोग एरिया ले रहे थे, इस वजह से यहाँ पे पाई आर 4 पाई आर का स्क्वायर आया। अब गॉस लॉ पे इसको पुट करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, देखो गॉस लॉ में अगर पुट करना है तो पहले चार्जेस भी तो निकालना पड़ेगा ना। कैसे चार्जेस यहाँ पर रिसाइड हो रहे हैं बताओ जरा, यहाँ पे जो चार्जेस रिसाइड हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं बताओ जरा, गॉसियन सरफेस में हो रहे हैं या स्फीयर पे हो रहे हैं, बेसिक सी बात है स्फीयर पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे सिग्मा विच इज इक्वल टू क्यू बाय ए की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे जो एरिया आएगा किसका आएगा, गॉसियन सरफेस का आएगा या फिर स्फीयर का आएगा,
भैया जहाँ चार्जेस रिसाइड कर रहे हैं उसका आएगा, मतलब इस स्फीयर का आएगा। इस वजह से आप देख रहे होंगे यहाँ 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर लिया गया, इस वैल्यू को उधर भेज दिया गया तो क्यू इनसाइड की वैल्यू ये निकल के आ गई। अब ये जो क्यू इनसाइड की वैल्यू निकल के आई इसको यहाँ पुट कर दो, इसको यहाँ पुट कर दो, तो आप देखोगे काटा पीटी करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये निकल के आ जाएगी। इसी में अगर आप चाहो तो एक और एक्सटेंशन कर सकते हो। एक तो ये निकल के आ गई, यहाँ से ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर के। इसी के साथ साथ अगर आप एक और चीज देखोगे, अगर यहाँ पे आप चार्ज की वैल्यू पुट नहीं करते, सिर्फ आप फ्लक्स की वैल्यू पुट कर देते, तो आप ऑब्जर्व करोगे क्या ये इस फॉर्म में बन जाता, 4 पाई आर का स्क्वायर नीचे चल जाता तो ये इस तरीके से हो जाता। क्या ये आपको 1/4 पाई क्यू बाय आर का स्क्वायर की तरह दिख रहा है? हाँ जी। इससे ये समझ में आया कि आउटसाइड में, मतलब ये जो स्पेसिफिक केस है, इसको अगर हम दूर से देखेंगे तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हुए हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही होती है। तो यहाँ से हमारा ये वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वही चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगी और कुछ एट द एंड इम्पॉर्टेंट है नहीं। तो यहाँ से आप लोग को क्लियर हुआ सब लोग को? हाँ जी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखो E वर्सेस R का ग्राफ इस फॉर्म में बनेगा। मान लो ये आपका स्फीयर है, चार्जेस बाहर की तरफ रिसाइड कर रहे हैं। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे अंदर से, तो अंदर की तरफ तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं, इस वजह से अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से कोई भी यहाँ पे E की वैल्यू बढ़ते हुए देखने नहीं मिली। E की वैल्यू कब बढ़ी? जैसी सरफेस पे आए, और जैसी सरफेस से दूर होने लग गए फिर घटने लग गई। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर के। तो यहाँ पे आप लोग को वही चीज़ देखने को मिल रही है अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो। अब जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे ना कंडक्टिंग स्फीयर ही लिया है एनसीईआरटी ने, तो इसलिए हम लोग बस यहीं तक के कंप्लीट कर लेते हैं। देखो क्योंकि हम एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, बट हाँ वो वाला केस भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो देख लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी निकल के आई थी, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली डायरेक्टेड टूवर्ड, इन्वर्ट तब होती जब वही चीज़ है, समझ गए ना भाई, अगर चार्जेस नेगेटिव होती तो यही चीज़ लिखा हुआ है, दस फॉर पॉइंट आउटसाइड द शेल द फील्ड इज ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज शेल एज द एंड। वही चीज़ लिखी हुई है कि यार जो ये शेल दिखने को मिल रहा है, अगर वही बात है ना कि दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। सेम वही केस है कि पास जाके देखा तो एक स्फीयर था जिसमें चार्जेस बाहर की तरफ है, और दूर से देखा तो ऐसा लग रहा था कि वो जो स्फेरिकल बॉडी है वो चार्ज की तरह है। जैसे चार्ज की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलती है, वैसे हमें इस स्फेरिकल शेल की देखने को मिल रही थी। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कि तुम लोग को क्लियर हो चुका है। देखो इनसाइड में आप लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 देखने को मिल रही है। सो फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल इज 0 एट ऑल द पॉइंट इनसाइड द शेल। वही चीज़ लिखी हुई है। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट is directed consequences of the Gauss law which follow the Coulombian law. The experiment verify the result of the confirmation is 1/r का स्क्वायर डिपेंड ऑन द Coulomb's law। तो यही चीज़ आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद हाँ एक और केस है, आप लोग सिलेबस में पढ़ लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है भी, बट अब हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो ठीक है, छोड़ देते हैं यहाँ तक के। बाकी एग्जाम्पल्स जो है और जो क्वेश्चंस वगैरह है मैं आप लोग को अलग से प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये सेशंस आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। इसके अलावा बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग से, समरी आप लोग घर पे पढ़ लेना यार दोस्त, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं लिखा है। जो पूरा का पूरा हम लोगों ने टॉपिक पढ़े उसी की समरी आप लोग को यहाँ पे दी गई है। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, सिंबल, डायमेंशंस, यूनिट और उनके रिमार्क्स दिए, और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह ये मैं सारे के सारे आपको स्पेशल क्लास में कवरअप करवा दूंगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है स्पेशल क्लास को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, जो आप लोग के लिए होने वाली है कब? 25 तारीख को। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो 25 के बाद में, और फ्री क्लास है तो इन्विटेशन कोड मांगे तो मेरा नाम डाल देना ZK। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। कैसी लगा ये चैप्टर ज़रूर बताना कॉमेंट बॉक्स में, और प्यार दिखाना भाई लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। और अगर आप लाइक कमेंट करोगे और बताओगे कि भैया कैसा वीडियो लग रहा है, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोग के इस प्यारे से मूव के थ्रू। तो प्लीज़ ज़रूर करें, कमेंट करें प्यारा सा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी लेकर आऊँगा नया चैप्टर। जब तक के लिए गुड बाय।